हेलो दोस्तों। आज लास्ट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले डबल सर्कुलेशन देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज एंड वीन्स। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वीन कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, द एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एंडोथीलियम, जिसको हम ट्यूनिका इंटिमा बोलते हैं। मिडल लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है, जिसको हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, जो कि सबसे एक्सटर्नल लेयर है और फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है विथ कोलेजन फाइबर्स। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है वीन में। ये जो आर्टरी और वीन का डायग्राम देखेंगे, वीन में देखना ये जो मिडल लेयर है वो थिन है कंपैरेटिवली आर्टरी में जो और इन सब की जो और मोस्ट लेयर जो है वो सेम वीन से बनी होती है। जैसे कि ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो फाइबरस कलेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो मसल से बनी, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। ट्यूनिका जो अंदर की ट्यूनिका इंटिमा है, एंडोथीलियम, स्क्वेमस एंडोथीलियम से बनी हुई होती है। और वीन्स जो होती है उसमें ट्यूनिका मीडिया जो है वो कंपैरेटिवली थिन होती है आर्टरी की तुलना में। आगे देखते हैं। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricles enter the pulmonary artery. राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप किया जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। वहीं हम देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करती है वो एओर्टा में जाता है। डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि जो राइट वेंट्रिकल ने जो ब्लड पंप किया वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया वो एओर्टा में जाएगा। एओर्टा या फिर पल्मोनरी वीन। लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो ब्लड पंप किया वो एओर्टा में जाएगा, और जो राइट वेंट्रिकल ने किया वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। आगे देखेंगे द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में गया, इज पास्ड ऑन द लंग्स फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वीन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। डायग्राम से एक बार फिर से देखेंगे कि जो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड में मिल गई और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो लंग से रिलीज आउट कर दी एक्सपायरेशन के थ्रू। और वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो पल्मोनरी वीन के थ्रू अपने लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। This pathway is constituent to the pulmonary circulation. The oxygenated blood entering into the aorta is carried by a network of arteries. अब जो oxygenated blood left ventricle से aorta में गया, arterioles and capillaries to the tissue. From where the deoxygenated blood is collected by the systemic of venules, vein and vena cava and emptied into the right atrium. अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में गया, वहाँ नेटवर्क है आर्टरीज़ का, आर्ट्रियोल का और कैपिलरी का। वहाँ से जो टिश्यू में एक्सचेंज हुआ तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और हमारे राइट एट्रियम में चला गया, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, इन सब के थ्रू। दिस इज़ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। एक बार डायग्राम से देखते हैं कि जो एओर्टा में जो ब्लड गया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब यहाँ जो बहुत सारा टिश्यू और बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ आर्टरी, कैपिलरीज, इन सब का नेटवर्क है, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यू में गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से अपने वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू अपने राइट एट्रियम में आ गया। ये जो हमारा पूरा है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। और जो यहाँ जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, फिर लंग्स से ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हुआ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है। दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिशंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर असेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड गया वो प्रोवाइड करता है टिश्यूज़ को न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन्स और जितने भी उसको असेंशियल सब्सटेंस जो चाहिए होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फ्रॉम एलिमिनेशन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हार्मफुल सब्सटेंस है वो सारा कुछ एलिमिनेशन कर देगा लंग्स के थ्रू। अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एक्सिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। The hepatic portal veins
carries blood from intestine to the liver before delivered to the systemic circulation. A special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood and from the cardiac musculature. एक और सर्कुलेशन होता है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसमें इसमें जो ब्लड इकट्ठा होता है वो हमारे इंटेस्टाइन और अदर बॉडी पार्ट से जो हेपेटिक पोर्टल वीन्स के थ्रू ब्लड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिलीवर होने से पहले लीवर में इंटर करता है। वहाँ से स्पेशल कोरोनरी सिस्टम के थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू प्रेजेंट होती हैं, उसके थ्रू वो एक्सक्लूसिवली हमारे हार्ट में पहुँच जाता है, राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी आर्टरीज, इन सब के थ्रू। हार्ट की मसल्स से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में ही आता है। दिस इज़ अ सिस्टमिक प्लान ऑफ बॉडी सर्कुलेशन इन ह्यूमन। आप देखेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसे होता है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब हार्ट के अंदर इंट्रिंसिकली ही उसका रेगुलेशन होता है। दैट इज़ ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इज़ कॉल्ड मायोजेनिक। क्योंकि हार्ट जो है वो खुद से रेगुलेट होता है, क्योंकि उसमें स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं, नोडल टिश्यू होते हैं, इसलिए हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक स्पेशल सेंटर भी होता है जो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू भी हमारे हार्ट को मॉडरेट रेगुलेट करता है। कैसे करता है, जैसे न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व पार्ट ऑफ एएनएस, मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो न्यूरल सिग्नल भेजता है जो कि हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। और इंक्रीज़ करते कैसे हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन की, एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट ऑन द अदर हैंड, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अनोदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस डिक्रीज द हार्ट रेट। सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करा देती हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती हैं, और उसी के अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स होते हैं जो एएनएस के ही पार्ट होते हैं, और ये जो होते हैं वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं, हार्ट बीट को भी डिक्रीज़ कर देते हैं। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट एक्शन पोटेंशियल, स्पीड ऑफ कंडक्शन, हार्ट रेट सभी को कम कर देते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, और सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स जो होते हैं वो कार्डियक आउटपुट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट सभी कुछ बढ़ा देते हैं। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, और कुछ हमारी वो रीनल ग्लैंड होती है, एड्रिनली मेडुला से निकलते हैं हार्मोन जो भी हमारे कार्डियक आउटपुट को जो है वो इंक्रीज करा देते हैं। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले है हाइपरटेंशन, दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मली जो हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज़ द हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर 18। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर, ये मर्क्यूरी का प्रेशर होता है, इट्स द सिस्टोलिक प्रेशर और पंपिंग प्रेशर, एंड 80 mmHg इज द डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर। इफ़ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ 140 to 19 या फिर इससे ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा इससे हायर इट सोज हाइपर टेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिसीज एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो हार्ट डिसीज़ की कोई भी हार्ट डिसीज़ हुई है उसकी वजह से भी हो सकता है, और ये जो होता है हमारे ब्रेन को, किडनी को भी डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ often referred to as atherosclerosis affect the vessels that supply blood to the heart muscles। ऐसी वेसल्स जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनमें अब कोई भी डिफेक्ट आ जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। इसमें जो सप्लाई कर रही है हार्ट की मसल्स को, जो ब्लड वेसल्स, उस ब्लड वेसल्स के अंदर डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यू का, जिससे ल्यूमेन जो होता है आर्टरी का वो नैरो हो जाता है, यानी छोटा ल्यूमेन हो जाता है। उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट की मसल्स को प्रॉपर नहीं हो पाती। ये है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट जो डिसीज है वो है एंजाइना। एंजाइना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस।
A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles. एंजाइना जो है वो चेस्ट पेन है जब अपीयर होता है जब हमारे हार्ट की मसल्स को जो जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. एंजाइना कैन अकर्स इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इट इज़ मोर कॉमन अमंग मिडल एज एंड एल्डरली. मिडल एज एंड एल्डरली में मोस्ट कॉमन होता है, वैसे किसी भी एज में ये हो सकता है, मैन हो या वुमेन हो. इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो. और ये जब होता है जब हमारे ब्लड फ्लो में कोई भी रुकावट हो रही हो. एंजाइना. एंड लास्ट जो डिसीज है वो है हार्ट फेल्योर. द हार्ट फेल्योर मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड अफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी. जितनी बॉडी की डिमांड है उतना जो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर. इसको हम समटाइम्स कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोल सकते हैं बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज. हार्ट फेल्योर इज़ नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट में के जैसा सेम नहीं है. व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग. कार्डियक अरेस्ट जब होता है जब हार्ट का बीट करना बंद हो जाता है. और अ हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज ऑफ एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई. हार्ट फेल्योर कार्डियक अरेस्ट जो होता है उसमें हार्ट जो होता है ना वो बीट करना स्टॉप कर देता है. हार्ट अटैक जो होता है उसमें मसल्स सडनली डैमेज हो जाता है, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता उसकी वजह से. हार्ट फेल्योर में जो होता है वो बॉडी को प्रॉपर ब्लड जो है तो वो पंप नहीं कर पाता. इसका जो एक मेन रीज़न है वो है कंजेशन ऑफ द लंग इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज. लंग्स में कोई भी कंजेशन हुआ होता है उसकी वजह से भी हार्ट फेल्योर हो सकता है. धन्यवाद.